हेलो बच्चों। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है सेंट्रल फोर्स में क्लोज्ड ऑर्बिट की। कि क्लोज्ड ऑर्बिट जो होती है उसका क्या बिहेवियर होता है, कौन कौन से शर्तों के तहत हम क्लोज ऑर्बिट बना पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आज है प्रॉब्लम क्लोज्ड ऑर्बिट। क्लोज्ड ऑर्बिट, और ये किसका प्रॉब्लम है? ये जो आप सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं उसी का ही ये पार्ट है, क्लोज्ड ऑर्बिट सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। क्लोज ऑर्बिट का मतलब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वैसा ही है कि हम ऐसी ऑर्बिट के बारे में सोच रहे हैं जिसमें कि किसी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अबाउट घूमती रहती है या उसी के इर्द गिर्द ही वो ऑसिलेट करती रहती है। तो फिजिक्स में आप कहोगे कि फिजिक्स में हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है लीनियर ऑसिलेटर, एक होता है सिस्टम लीनियर ऑसिलेटर, और दूसरा सिस्टम, ये पहला सिस्टम है, दूसरा सिस्टम होता है कि जब आप किसी बॉडी को इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो फॉलो कर रहा है, तो या तो लीनियर ऑसिलेटर है या कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है सेंट्रल फोर्स के केस में, तो वो क्लोज ऑर्बिट के बिहेवियर को शो करता है। तो क्लोज ऑर्बिट का बिहेवियर जो है वो हमारे पास इन दो स्थितियों में निकल के आता है। ठीक है, लीनियर ऑसिलेटर हो गया और दूसरा हमारे पास हो गया इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ज़रा देखते हैं इसको कैसे है। जैसे हमने पढ़ा है कि कोई अगर स्टेबल है, जैसे अगर हमने कहा कि हम कोई किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई सिस्टम है जो स्टेबल है सिस्टम, तो स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या होगा? स्टेबल सिस्टम का मतलब होगा कि अगर आप उसमें स्मॉल पर्टर्बेशन मिलाएं, हल्का सा उसको पर्टर्ब्ड कर दे। पर्टर्ब्ड करने का मतलब ये होता है उसको अपनी ओरिजिनल जो उसकी ओरिजिनल स्थिति है उससे आप उसको डिस्टर्ब कर दें। तो अगर आप उसको ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब कर दें, उसमें पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस कर दें और उस पर्टर्बेशन के बाद भी वो अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन कर ले, तो इसका मतलब वो सिस्टम हमारा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी का मतलब होता है। अब आगे यहाँ बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब सेंट्रल फोर्स होता है तो सेंट्रल फोर्स में ई जो होता है वो कंजर्व होता है। ई आपका कंजर्व होता है, कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर काम देता है। तो ई की वैल्यू कितनी होती? ई क्या होता है? आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिखना है, और आपको पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखना होता है। ऑलरेडी आपको इस क्लासिकल मैकेनिक्स में इससे पहले के इक्वेशंस में मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी आर डॉट होता है, और एक टर्म आता है जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर प्लस वी आर, ये फार्मूला होता है। जिसमें से ये पहला पार्ट जो है ये तो काइनेटिक एनर्जी का है, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से जो v है ये आपका एक्चुअल है, और जो ये दूसरा टर्म है ये आपके सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल का जो अपोजिट होता है उसकी वजह से होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपके पास E जो है टोटल एनर्जी जो वो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर है और प्लस V इफ़ेक्टिव है, V इफ़ेक्टिव फंक्शन ऑफ R। ठीक है, तो ये हम टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं अपने एक ऑब्जेक्ट जो कि सेंट्रल फोर्स मोशन सेंट्रल फोर्स फील्ड में है, उसके लिए आपके पास ये ई की वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर जाननी ज़रूरी है कि ये जो स्टेबिलिटी के लिए क्लोज ऑर्बिट होगा यानी कि स्टेबल होगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर स्टेबिलिटी और स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेबिलिटी और स्टेशनरी पॉइंट, आप देखोगे कि जो इफ़ेक्टिव वोल्टेज है इसका आर के साथ जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 होगा, और इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है आर के साथ पोजीशन के साथ वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 0। ये हमारी कंडीशंस हैं। तो हमारे पास v इफ़ेक्टिव कितना है? वेयर v इफ़ेक्टिव इज़ जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर प्लस हमारा जो ये
वी आर है। वी आर आप ये कह सकते हो जो आपका नेचुरल जो जो नेचुरल इफेक्टिव पोटेंशियल, जो नेचुरल पोटेंशियल होता है ये वो है, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है। इनके रोल को अगर आपको समझना है तो आप एक ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये डिस्टेंस r है, ये पोटेंशियल के लिए है, मान लें ये प्लस वैल्यू के लिए है, ये माइनस वैल्यू के लिए है। व्यवहार कुछ इस तरह से होता है। अगर इफेक्टिव पोटेंशियल को देखा जाए यानी इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसके ग्राफ को हम ऐसे पाते हैं। यहाँ पर एक कोई मीन डिस्टेंस है, इस मीन डिस्टेंस को हम, ये r की वैल्यू तो इसको r0 कहते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पोटेंशियल सेंट्रीफ्यूगल को ही, इसको ही आप अगर सेंट्रीफ्यूगल पार्ट को अगर आप केवल प्लॉट करोगे तो इसका व्यवहार ऐसा कुछ होगा। सेंट्रीफ्यूगल पार्ट का व्यवहार कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका VCF है, इसको हम मान लो VCF कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और अगर हम कुछ इस तरह से चल रहे हैं केवल V की व्यवहार को, जो ये नेचुरल पोटेंशियल है ये, इसके लिए आपका ग्राफ इस तरह से होगा। जब ये दोनों ग्राफ, दोनों तरह के पोटेंशियल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ये पोटेंशियल मिलता है जो कि इफेक्टिव पोटेंशियल। तो ये वाला पोटेंशियल आपका इफेक्टिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से है हमारे पास कुछ व्यवहार। तो शर्त हमने देखी है क्या होनी चाहिए। शर्त हमारे पास होनी चाहिए कि इफेक्टिव पोटेंशियल का r के साथ जो वेरिएशन है वो 0 हो जाएगा, और इफेक्टिव पोटेंशियल का जो डबल डेरिवेटिव होगा r के साथ में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करें, कैसे इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब हम एक पोटेंशियल मानते हैं। तो मान लीजिए हमने एक पोटेंशियल माना, सपोज हमारा जो इफेक्टिव पोटेंशियल है वो इस तरह से है, ARn⁻1 प्लस BR⁻2। तो ये जो आपका पोटेंशियल है इसमें A कांस्टेंट है, यहाँ B कांस्टेंट है। तो जो VR वाला पार्ट है वो ये है, और जो सेंट्रीफ्यूगल वाला पार्ट है, सेंट्रीफ्यूगल वाला पार्ट है वो आपने ये मान लिया। तो सेंट्रीफ्यूगल वाला पार्ट है और ये आपका R डिपेंडेंट पार्ट है। ओके, इस तरह से हम मतलब अब इसको लेके चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप VEF/DR कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको लेना है और आपके पास ये दोनों ही टर्म हैं, दोनों ही टर्मों को आपको कंसीडर करना है। तो आप पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो जाएगा AN+1 RN+1 की पावर -1 प्लस B-2 R-2 की पावर -3। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, है ना, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं कुल मिला के। तो ये हो जाएगा N+1 A R की पावर N, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा, -2B R की पावर -1 में -2 में -1 जाएगा तो ये हो जाएगा -3। गलती से यहाँ -3 लिख दिया, ओवरऑल जो होगा -3 होगा। और ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो अगर 0 के बराबर होगा तो आप लिख सकते हो N+A RN जो है वो 2B R की पावर -3 के बराबर होगा। अब अगर आप थोड़ा सा इसको इधर उधर एडजस्ट करना चाहें, हालांकि उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, बट यहाँ से हम एक A और B के रिलेशन यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है ना। यहाँ पर A और B का एक रिलेशन दिख रहा है कि अगर आप A लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2B/N+1 R -3 -N। इस तरह से एक A और B का रिलेशन आप निकाल सकते हो। आगे देखो, आगे क्या है, d2VEF/dr², इसको कैलकुलेट करो। तो ये आपके पास था ही, एक बार डेरिवेटिव कर चुके हो, इसका दोबारा करोगे तो N+1 A N R की पावर N-1 -+ 6B R की पावर -4, है ना। सिंपली ये हो गया आपके पास इस तरह की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज़ है, N+1 A ये यहाँ पर दिख रहा है N+1 A,
और फिर आपके पास दिख रहा है एन आर एन माइनस वन प्लस 6b r की पावर -4, ये दिख रहा है। इसकी वैल्यू n+1a की वैल्यू आप उठा करके यहाँ से रख सकते हो। तो ये यहाँ से रखोगे, इस जगह से उठा के यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर देखो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2b r -3 माइनस n टाइम n r n-1 प्लस 6b r टू द पावर -4। जस्ट अ मिनट। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा जाएगा 2nb r टू द पावर -3 माइनस n प्लस n-1 प्लस 6b r की पावर -4। n कैंसिल हो गया, -4 हो गया, तो 2nb r टू द पावर -4 प्लस 6b r टू द पावर -4। ओके, तो यहाँ से 2b r की पावर -4 कॉमन ले लो, तो 2b r की पावर -4 कॉमन ले लिया तो n प्लस 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। और ये क्या आया है, ये d2v इफेक्टिव अपॉन dr² आया है। हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप खुद ही देखो। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ अलग लिख रहे हैं इसको, इसी को यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2b r की पावर -4 n प्लस 3 ये आपका पॉजिटिव कब होगा, मतलब मोर देन 0 होना चाहिए, तो कब होगा। तो यहाँ पे सबसे क्रूशियल टर्म ये है n+3। अगर n की वैल्यू -2 हो तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू +1 हो जाएगी। n की वैल्यू -1 है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर n की वैल्यू 0 है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो काम चल ही जाएगा। तो अगर n की वैल्यू -1 है या n की वैल्यू -2 है तब तक हमारा ये टर्म हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। लेकिन अगर n की वैल्यू -3 हो गई तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, जो कि पॉजिटिव कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। यानी इस केस के लिए हमने ये देखा, इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने ये देखा कि आपके पास n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। आपके पास n की वैल्यू -1 पॉसिबल है, आपके पास n की वैल्यू -2 पॉसिबल। अगर ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी तभी हम इस कंडीशन को पॉजिटिव वाली कंडीशन के साथ फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पर समझ जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको समझोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि n की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, n-1 पॉसिबल है, n-2 पॉसिबल है। नाउ वी हैव देखो ज़रा ऊपर आपने क्या रखा था, पोटेंशियल को आपने ये रखा था, आपने पोटेंशियल को ये रखा था ना, ये वाला ARn-1। चलो भाई, तो इसी के साथ करते हैं काम। तो वी हैव VR इज NA क्या रखा था, जस्ट अ मिनट, ARn+1 ये था। ज़रा इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो डेल्टा r के साथ में, तो कितना आ जाएगा, AN+1 r n+1 -1 ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा AN+1 r n, ये आ जाएगा आपका, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कितना होता है, ये आपका फोर्स होता है। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -AN+1 r टू द पावर n। और एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ लो कि हम ये जानते हैं कि इफेक्टिव पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं, माइनस साइन होता है अट्रैक्टिव पोटेंशियल का k r टू द पावर n। तो यहाँ पर आपके पास वेयर k इज़ a टाइम n+1 हो जाएगा, है ना, k टाइम n+1 हो जाएगा। तो अगर आपने n की वैल्यू -1 रख दी
तो एफ आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के आर की पावर -1। अगर आपने एन की वैल्यू -2 रख दी तो एफ आर बराबर हो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो जाएगा माइनस के आर की पावर 1, ये F जो होगा इफेक्टिव जो फोर्स होगा। तो देखो ये वाला ये के आर की पावर 1 जो है ये आपका हुक्स लॉ है। F इजिकल टू के एक्स लिखते हो ना, F इजिकल टू माइनस के एक्स लिखते हो, तो वही चीज़ है R के ऊपर। तो अगर इसी में अगर n की वैल्यू 1 रख सकते हो, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, तो n की वैल्यू 1 रखने पर वो हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप n की वैल्यू -2 रखते हो तो किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूटन्स के लॉ को, न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ को। चाहे आप कूलम लॉ कह लो, कूलम लॉ को, तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम लॉ, इन सारे लॉ को बिलोंग करता है हमारा ये फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हमने देखा कि n बराबर -1 के लिए n बराबर -2, n बराबर 1, इस n की फिर -2 के छोटी कोई वैल्यू लो, -2 ले लो, उससे बड़ी -1 ले लो, उससे बड़ा 0 ले लो, उससे बड़ा 1 2 ले लो। तो हम पॉसिबिलिटी क्या देखते हैं? n इजिकल टू 1 रखने पर हमारे पास हुक्स लॉ दिखाई पड़ता है, और n इजिकल टू -2 रखने पर हमारे पास ये लॉ दिखाई पड़ता है। तो ये हमारे दो लॉ हैं जो कि हम क्लोज ऑर्बिट कंडीशन से निकाल सकते हैं। यही हमारा एक तरह से सवाल भी होता है। अब एक सवाल है कि भाई केपलर प्रॉब्लम क्या होती है? हालांकि अभी तक हम जो करते चले आ रहे हैं ये सब केपलर प्रॉब्लम ही है। तो केपलर प्रॉब्लम क्या है? तो आप लिख सकते हो कि केपलर प्रॉब्लम इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम। इसको मैं अलग कर रंग से लिख देता हूँ। केपलर प्रॉब्लम इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम इन विच टू बॉडीज आर, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, टू बॉडीज आर सपोज टू बी interact by a central force Fr that changes as inverse square of the distance r between them। डिस्टेंस किसके बीच में? उन दोनों के बीच में, between them। The Kepler problem is to find, केपलर की प्रॉब्लम क्या है? To find the position / speed of two bodies over time, समय के साथ साथ, over time, in terms of masses, position and velocities। तो क्या कह रहे हो आप यहाँ पर? केपलर की प्रॉब्लम दो बॉडी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई होती है, जिसमें हम देखते हैं कि दो बॉडी अगर सपोज कर लीजिए कि वो एक दूसरे से सेंट्रल फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में वो सेंट्रल फोर्स के थ्रू जुड़े हुए, जैसे मान लो ग्रेविटेशन के केस में होता है, या हाइड्रोजन आटम प्रॉब्लम भी केपलर प्रॉब्लम में गिनी जाती है, जो कि हाइड्रोजन एटम में भी यही होता है कि बीच में एक मॉलिक्यूल, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ एटम चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ केपलर प्रॉब्लम। तो इसमें यही कहा गया है कि जब दो बॉडी सपोज कर लीजिए कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से सेंट्रल फोर्स के थ्रू, और जो फोर्स इन्वर्स स्क्वायर नेचर के साथ चेंज हो रहा है, तो हम केपलर का ये कहना था कि आप इस दो बॉडी में से किसी बॉडी की पोजीशन, उसकी स्पीड, टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, उसमें मास का कहाँ रोल आ रहा है, उसमें पोजीशन किस तरह चेंज हो रही है, इसके टर्म में फाइंड करिए। दिस इज़ द केपलर प्रॉब्लम। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट डिराइव करते हैं, असल में ये केपलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही एक तरीका होता है। तो केपलर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने का एक तरीका है कि जहाँ पर हम
केपलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ही है जहाँ हम वो सब करते हैं। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द LRL वेक्टर, लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर, जो कि इसका आखिरी टॉपिक होगा हमारा, LRL वेक्टर या लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर। ओके, हैव अ नाइस डे।